वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या करते हैं, अभी तक हमने तीन लॉज पढ़ चुके हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में एक तरह से सेकंड लॉ का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। उसमें बस थोड़ी सी लिमिटेशन लगाकर उसको हमने क्या, तो कुछ लोग इसको लॉज बोलते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। कुछ साइंस कम्युनिटी में के कुछ लोग इसको लॉज कहते हैं, कुछ कहते हैं जस्ट एक मॉडिफिकेशन है, लॉज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, कंसीडर ए सॉलिड इज हीटेड फ्रॉम 0 केल्विन टू टेम्परेचर T एट कांस्टेंट प्रेशर P। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हमने चेंज किया, किसी सॉलिड का 0 केल्विन से हम उस सॉलिड को T केल्विन तक लेके आए हीट करके। ठीक है, अब हम आते हैं चेंज इन एंट्रोपी में। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, डेल्टा एस होता है S एट फाइनल टेम्परेचर माइनस S एट इनिशियल टेम्परेचर। क्योंकि हमने पढ़ा था एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन की वैल्यूज सिर्फ स्टेट की वैल्यू क्या है, जो भी आपका स्टेट्स हैं उन पर डिपेंड करती है, किस पाथ के थ्रू चेंज होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमने चेंज इन एस निकाला, एस एट फाइनल टेम्परेचर T माइनस एस एट इनिशियल टेम्परेचर 0 केल्विन। ठीक है, और ये क्या है, हमने डेल्टा एस का चेंज हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से, किसका, Cp dt अपॉन T। ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने एंट्रोपी चेंज का एक्सप्रेशन निकाला था टेम्परेचर और प्रेशर वाले केस में। प्रेशर वाला तो केस चेंज हो नहीं रहा है, तो इसलिए तो वाली टर्म तो हमने हटा दी, सिर्फ टेम्परेचर वाली टर्म्स रखी, Cp dt अपॉन T। ये हमारा वहां से आता है आपका, जहां एंट्रोपी एंड एंट्रोपी चेंज वाले अपने जो लेक्चर देखे होंगे उसमें हमने डेरिवेशन किया था डेल्टा एस का टेम्परेचर और प्रेशर वाली फॉर्म में। इंटीग्रेशन से जस्ट पहले वाला स्टेप्स ये था, जहां हम उसको इंटीग्रेट कर रहे थे लिमिट लगाकर, विद लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका पार्ट वहां से आया, 0 टू T इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T Cp dt अपॉन T। S एट T केल्विन, इस 0 केल्विन को हम इक्वल के दूसरी साइड ले आते हैं, इधर ये माइनस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाकर ये प्लस का बन जाएगा। S एट T केल्विन इक्वल्स टू हो जाएगा S 0 केल्विन प्लस इंटीग्रेशन Cp dt अपॉन T लिमिट 0 टू T। ओके, नाउ एंट्रोपी फंक्शन, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये भी हमने फैक्टर अफेक्टिंग दी एंट्रोपी, जो या जिन फैक्टर पर एंट्रोपी डिपेंड करते हैं वहां पर पढ़ा था हमने एंट्रोपी वाले लेक्चर में। नाउ एंट्रोपी फंक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इट मे बी एक्सपेक्टेड दैट, यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि इट हैज ए, जैसे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, टेम्परेचर घटाएंगे तो एंट्रोपी, तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन होता है, इससे कम हम टेम्परेचर को नहीं डिक्रीज कर सकते। तो जब 0 केल्विन मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा तो एंट्रोपी भी मिनिमम हो जाएगी, और इसी मिनिमम एंट्रोपी को हम इतनी छोटी हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि हम इसको 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, It may be expected that it has a minimum value at 0 Kelvin। मैक्स प्लैंक ने इससे को एक कहा कि मिनिमम वैल्यू इतनी छोटी होती है कि हम इसको 0 बोल सकते हैं, मे बी असाइंड एज 0 वैल्यू। मैक्स प्लैंक सजेस्टेड दैट दिस मिनिमम एंट्रोपी मे बी असाइंड एज 0 वैल्यू। और 0 केल्विन, क्योंकि क्या है, ये 0 केल्विन की बात हो रही है, 0 केल्विन पर कोई भी सब्सटेंस अपनी परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, वैल्यू फॉर ए प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, and this suggestion is known as third law of thermodynamics। इसी को हम, इस सजेशन को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा St का वैल्यू 0 टू T S एट 0 केल्विन को हमने 0 कर दिया, तो बस सिर्फ ये बचा 0 टू T Cp dt अपॉन T। ओके, इस St को हम क्या बोलते हैं, St को हम थर्ड लॉ एंट्रोपी कहते हैं, और सिंपली द एंट्रोपी एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू है कितनी, 0 तो नहीं है, लेकिन कुछ तो वैल्यू होगी। अगर हमने कहा वो वैल्यू हमारा 1 बार है, 1 बार पर जब भी हम किसी भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन की बात करते हैं तो उसके साथ उसका नाम के से पहले एक स्टैंडर्ड वर्ड लगा देते हैं। एंट्रोपी की बात करें तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी, एंथैल्पी की बात करें 1 बार प्रेशर पर तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो 1 बार प्रेशर पर यहाँ पर भी एंट्रोपी, हम थर्ड लॉ एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, और उसमें उसके सिंबल में ऊपर की तरफ नॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। इफ प्रेशर इज 1 बार देन St बिकम्स स्टैंडर्ड एंट्रोपी St नॉट, इसको हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी St नॉट कहते हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड लॉ एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड।
तो सॉलिड के लिए एंट्रोपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ St फॉर ए सॉलिड द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड शुड बी नोन। पर सॉलिड के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है वो हम एक लिमिटेड वैल्यूज तक ही हम उसको निकाल सकते हैं। जब हम नीचे की तरफ वैल्यू टेम्परेचर को घटाते हैं उसके नीचे हम वैल्यू को नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं। फिर उसके लिए हमें एक हेल्प लेना पड़ता है डी/टी³ लॉ का। डी/टी³ लॉ से फिर हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ St फॉर ए सॉलिड द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड शुड बी नोन over the range of a temperature from absolute zero to a temperature of interest। पहले हमें एब्सोल्यूट जीरो से टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट T तक उसकी किसी सॉलिड की एंट्रोपी निकालनी है, पर उसके लिए हमको हीट कैपेसिटी नॉन होना चाहिए। पर द मेजरमेंट ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हैव बीन मेड अप टू ए लोअर टेम्परेचर अराउंड 15 केल्विन। तो हम उस टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट से 15 केल्विन के राउंड तक तो हीट कैपेसिटी निकाल लेते हैं इजीली, पर 15 से नीचे 0 केल्विन तक हम हीट कैपेसिटी की वैल्यूज को बिना टी³ लॉ के नहीं निकाल पाते हैं। और अगर जनरली कभी कभी तो हम सिर्फ इसको सीधा, अगर हमें डी/कांस्टेंट की वैल्यू नहीं गिवन होती है तब तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं वही जो 15 टू टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट T तक की वैल्यू होती है। The heat capacity of the solid is determined from the डी/टी³ law। डी/टी³ law से हम उस हीट कैपेसिटी उस लोअर रेंज में हम डी/टी³ लॉ की हेल्प लेकर Cp और Cv का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा इसको हम डी/टी³ लॉ या डिबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ये भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, Cp और Cv का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाता है और A T³ के बराबर आता है जब टेम्परेचर हमारा 0 से 15 के बीच में होता है। T क्या है आपका, बिटवीन 0 टू 15। ए को हम बोलते हैं डिबाई कांस्टेंट। डिबाई कांस्टेंट के जो आपका डिबाई कांस्टेंट है ए, वो हर सब्सटेंस के लिए एक डेफिनेट वैल्यूज रखता है, अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, उसका फिंगरप्रिंट की तरह बिहेव करना है। ठीक है, इन दिस टेम्परेचर रेंज, जो हमने टेम्परेचर रेंज बोला अभी 0 से 15, Cp एंड Cv आर नॉट डिस्टिंग, दोनों हमने कहा देखो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, उसको उनका वैल्यू At³ के बराबर आता है। आर नॉट, जब दोनों सेम है तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। Cp और Cv दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, नॉट डिस्टिंग्विशेबल, सो वी कैन राइट द एंट्रोपी एक्सप्रेशन एज। एंट्रोपी, अभी हमने थर्ड लॉ की एंट्रोपी का एक्सप्रेशन ये पढ़ा था, St इंटीग्रेशन लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक, फिर उसके बाद Cp dt/T। तो Cp और Cv की जगह हमने यहाँ पे एक 0 से T* ले लिया टेम्परेचर। T* क्या है, जैसे अभी हमने 15 केल्विन बोला था तो यहाँ से 0 से 15 केल्विन एक तरह से बोल सकते हो आप इसको। 0 से 15 के लिए Cp या Cv का वैल्यू कितना होता है, At³ इंटू dt/T, फिर प्लस, फिर उस T15 से जहाँ तक हमको टेम्परेचर लाना है उस सॉलिड का वहाँ तक लेके आते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं Cp dt/T। तो T* टू T Cp dt/T हो गया। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम किससे क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो A बाहर हो गया, T³ और नीचे एक आपका T है तो इस T से एक T² रह जाएगा, एक T आपका कैंसिल हो जाएगा और T² इंटू dt बचेगा। आगे वाले को हमने एज इट इज रखा T* से T। तो T* का वैल्यू कितना है, हमने जैसे यहाँ पे 15 केल्विन बोला था वो 15, वो डी/टी³ लॉ के अकॉर्डिंग ही कि वो रेंज कभी कभी वो 10 केल्विन भी यूज कर लेता है, 20 केल्विन भी यूज कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला वैल्यू हमारा चेंज हो सकता है, इसलिए हमने इसको T* बोला। T* टू T Cp dt/T St। और ये हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है कि हमारा जो पावर होती है T², इसका पावर +1/, पावर +1 आते इसका रूट बन जाता है। तो T² का वैल्यू हमने क्या है, इसका इंटीग्रेशन किया तो T³/3 आ गया, लिमिट रख दिए यहाँ पे 0 से T*, ठीक है, प्लस T* टू T Cp dt/T, ये हो गया। T3 एक कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दिया, T पर हमने अपर लिमिट लगा दिया, T* का क्यूब बन गया माइनस, फिर लोअर लिमिट था इसका 0 का क्यूब करेंगे तो ऑलरेडी 0 ही आएगा, प्लस T* टू T Cp dt/T, ये आ गया। St का वैल्यू क्या आएगा, A/3 T*³ प्लस T* टू T Cp dt/T। तो इस तरह से ये हमारा सॉलिड के लिए हमारा थर्ड लॉ की एंट्रोपी हो गया। ओके, अब हम आते हैं थर्ड लॉ एंट्रोपी ऑफ लिक्विड।
तो थर्ड लॉ एंट्रोपी लिक्विड, जब भी हम थर्ड लॉ की बात करेंगे तो हमेशा 0 केल्विन से ही स्टार्ट करना है। तो लिक्विड वाला केस है, 0 केल्विन पर तो हर सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट में होता है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सॉलिड को हीट करके उसके लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट पर लाना पड़ेगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट पर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो सॉलिड लिक्विड में जाएगा। फिर लिक्विड का टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर तुमको लाना है उस टेम्परेचर तक हम उसको हीट करना पड़ेगा। तो पहले द थर्ड लॉ एंट्रोपी फॉर ए लिक्विड एट टेम्परेचर T कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, तो पहला काम क्या किया हमने, हीट द सॉलिड फ्रॉम 0 केल्विन टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट Tm। तो सॉलिड 0 केल्विन से सॉलिड Tm तक हमने इसको हीट किया। इसके लिए एंट्रोपी चेंज निकाला हमने, डेल्टा S1 इक्वल्स टू 0 टू Tm, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज किया आपने, 0 केल्विन से Tm तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक। और Cp 0 से Tm के बीच में ये वाला सब्सटेंस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो Cp सॉलिड इंटू dt अपॉन T। ठीक है, Cp dt अपॉन T चल रहा था हमारा पीछे डेल्टा S का एक्सप्रेशन, तो बस उसी में क्या किया, Cp का मेंशन स्टेट और मेंशन कर दिया हमने, Cp सॉलिड dt अपॉन T। ठीक है, अब सेकंड, जैसे ही हमारा कोई भी सब्सटेंस अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आता है सॉलिड, अब उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब तक कि सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में नहीं बदल जाता है तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो इसी को सॉलिड Tm से सॉलिड लिक्विड Tm पर आ रहा है पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं, इसी को हम बोलते हैं इसका रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। और इसीलिए हमने यहाँ एंथैल्पी को क्या लिखा, डेल्टा H को डेल्टा H फ्यूजन लिखा। और रिवर्सिबल प्रोसेस वाला केस हो गया। रिवर्सिबल स्टेप्स के लिए हमने ये पढ़ा था, डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा G 0 होता है, तो T इंटू डेल्टा S का वैल्यू डेल्टा H के बराबर आएगा, और डेल्टा S का वैल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा H अपॉन T आता है। तो ये डेल्टा H कितना है यहाँ पर, डेल्टा H फ्यूजन के बराबर, T कितना है यहाँ पर, Tm के बराबर। तो मैंने डेल्टा S तो इस स्टेप्स के लिए जो एंट्रोपी चेंज था उसको हमने डेल्टा H फ्यूजन अपॉन Tm लिख दिया। नेक्स्ट, अभी लिक्विड को हमको Tm पर नहीं लाना है बल्कि Tm से भी किसी हाई टेम्परेचर T तक लेके जाना है। तो हमने हीट द लिक्विड फ्रॉम Tm टू T, लिक्विड Tm से लिक्विड T पर। इसके लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा S3 इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ Cp dt अपॉन T, और Cp भी कौन सी स्टेट का, लिक्विड स्टेट का, Cp लिक्विड dt अपॉन T। और कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर चेंज हुआ है, Tm टू T, Tm से लेकर T तक आपका टेम्परेचर, इस वाले स्टेप्स का आपका एंट्रोपी चेंज आ गया। ओके, अब हमें निकालना है थर्ड लॉ एंट्रोपी। इसके लिए थर्ड लॉ एंट्रोपी कितना आएगा, इसको हम ST से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने 3 स्टेप्स थे सबकी एंट्रोपी का चेंज का सम, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। क्योंकि एंट्रोपी कैसी है हमारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव नेचर की होती है। तो हमने इसको डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 की फॉर्म में लिखा। डेल्टा S1 का वैल्यू क्या था, 0 टू Tm Cp सॉलिड dt अपॉन T। डेल्टा S2 कितना था, डेल्टा H फ्यूजन अपॉन Tm। डेल्टा S3 था इंटीग्रेशन ऑफ Cp लिक्विड dt अपॉन T लिमिट Tm टू T। और इसी ST को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड का केस पढ़ रहे थे, थर्ड लॉ एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। तो अब हम आते हैं थर्ड लॉ एंट्रोपी ऑफ गैस। द थर्ड लॉ एंट्रोपी ऑफ ए गैस कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या होगा, क्योंकि जब भी हम थर्ड लॉ की बात करेंगे हम 0 केल्विन से स्टार्ट करना है, और 0 केल्विन पर तो कोई भी आपका सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट में होता है। तो सॉलिड 0 केल्विन से पहले हम उसको हीट करके उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आएंगे Tm तक, सॉलिड Tm। तो फेज सेम टेम्परेचर डिफरेंट, तो हम इसमें ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं डेल्टा S के लिए। डेल्टा S इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Cp सॉलिड dt अपॉन T। Cp सॉलिड मतलब Cp आएगा वैसे तो, पर यहाँ पे सॉलिड स्टेट है इसलिए हमने यहाँ पे Cp सॉलिड लिखा है। ठीक है, लिमिट लगा दिया 0 टू Tm। इससे हम यहाँ पर एंट्रोपी चेंज, इस चेंज के लिए एंट्रोपी चेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड Tm पर तो आ गया, पर जब भी सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आता है तब उसका फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और वो लिक्विड में बदलने लगता है। जब तक कि सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में ना बदल जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। इसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम डेल्टा H फ्यूजन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्सिबल का केस है, पीछे ही पढ़ा था। रिवर्सिबल में डेल्टा S का वैल्यू डेल्टा H अपॉन T होता है। डेल्टा H का वैल्यू यहाँ डेल्टा H फ्यूजन है, T का वैल्यू यहाँ पे Tm है। तो हमने इस वाले स्टेप्स के लिए डेल्टा S2 इक्वल्स टू डेल्टा H फ्यूजन अपॉन Tm लिखा। ठीक है, थर्ड स्टेप्स में आते हैं। अभी लिक्विड तो आ गया हमारा Tm पर लिक्विड Tm से अब आपका लिक्विड हम इसको हीट करते लेके आते हैं लिक्विड Tb पर।
क्योंकि हमको गैस में लाना है, क्योंकि जब तक हम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं लेकर आएंगे तब तक लिक्विड से गैस नहीं बनेगा। तो हमने पहले लिक्विड को अपने उसके टीएम से कहाँ तक, उसके बॉइलिंग पॉइंट टीबी तक लेके आए। तो यहाँ पर क्या है, फेज सेम टेम्परेचर डिफरेंट, फिर से वही सीपी dt अपॉन टी वाला एक्सप्रेशन यूज करके डेल्टा एस निकालना है, इंटीग्रल ऑफ सीपी dt अपॉन टी। तो सीपी कौन सी स्टेट का, लिक्विड स्टेट का, सीपी लिक्विड dt अपॉन टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टीएम टू टीबी तक। ठीक है, फोर्थ स्टेप, जैसे ही लिक्विड टीबी पर आ जाएगा अब वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है जब तक कि सारा का सारा लिक्विड गैस में ना बदल जाए। इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। इसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम डेल्टा एच वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल का केस है, डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा एच अपॉन टी होता है। फोर्थ स्टेप चल रहा है तो डेल्टा एच 4, डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, टी का वैल्यू टीबी। तो डेल्टा एच 4 का वैल्यू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टीबी आया। फिफ्थ वाला स्टेप, गैस टीबी पर आ गया, पर हमको तो टीबी से भी हाई टेम्परेचर पर लेके आना है गैस को सपोज, तो यहाँ पर हमने उसको टी मान लिया। ठीक है, तो गैस टीबी से गैस टी तक, डेल्टा एस वही आपका, जब भी फेज सेम होता है टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं तब हम इंटीग्रल ऑफ सीपी dt अपॉन टी से डेल्टा एस का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस 5 सीपी, कौन सी स्टेट का सीपी, गैसेस फेज का, सीपी गैस dt अपॉन टी, लिमिट लगाया कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टीबी टू टी। तो यहाँ इस तरह से हमने फिफ्थ स्टेप्स का भी एंट्रोपी चेंज निकाल लिया। टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल जो एंट्रोपी चेंज होता है उसी को हम थर्ड लॉ एंट्रोपी एसटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसटी इक्वल टू हुआ डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2 प्लस डेल्टा एस 3 प्लस डेल्टा एस 4 प्लस डेल्टा एस 5। पांचों स्टेप्स की जो हमने अभी एंट्रोपी चेंज निकाला था उनकी वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इससे हमारा ये थर्ड लॉ एंट्रोपी ऑफ गैस आ गया एसटी। ठीक है, अभी इसका हम ग्राफ बनाते हैं, एस वर्सेस टी का ग्राफ। स्टार्टिंग में 0 केल्विन का केस है, जब 0 केल्विन, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर पहले स्टेप्स में देखो यहाँ से क्या आएगा, सीपी dt अपॉन टी, dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ln t लॉगरिथम की फॉर्म में आएगा, और लॉगरिथम का ग्राफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स में आता है, इंक्रीज होते हुए एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ से यहाँ तक देखो हमने इंक्रीज किया, तो ये कहाँ तक बढ़ा है आपका एंट्रोपी, एस टीएम तक बढ़ा। तो टीएम पर जाकर क्या हुआ, फेज से चेंज हो गया, जबकि जब भी फेज चेंज होता है तब हमारा एंट्रोपी क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से ये यहाँ पर, तो अगर मैं पूछूं कौन सी स्टेट है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट है और यहाँ पर वो अपनी लिक्विड स्टेट में आ गया। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टीएम वाला टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो ये वाला डेल्टा एस है, ये वाला डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टीएम, टेम्परेचर वही है लेकिन फेज चेंज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद टीएम टू टीबी आए, टीएम टू टीबी में क्या हुआ, फिर से dt अपॉन टी से लॉगरिथम आएगा, लॉगरिथम का ग्राफ हमारा कैसा आता है, एक्सपोनेंशियल कर्व आता है। तो फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, एंट्रोपी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, तो इसलिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। ठीक है, तो ये कहाँ तक इंक्रीज हुआ, टीबी तक, टीबी तक इंक्रीज हुआ एक्सपोनेंशियली। फिर यहाँ पर आकर वो अपने जैसे ही लिक्विड अपने टीबी पर आया उसके बाद रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का केस हुआ और ये आपका गैसियस फेज में आ गया। गैसियस फेज में जब आपका आया फोर्थ वाले स्टेप्स में देखिए, फेज तो चेंज हो जाता है, फेज चेंज होती है एंट्रोपी चेंज हो जाता है, एंट्रोपी चेंज होते ही आपका तब क्या हो जाएगा आपका, ये एंट्रोपी चेंज हो गया लेकिन फेज वही रहा है, टेम्परेचर भी उतना ही रहा है, तो टीबी पर ही हमने दो स्टेट दिखा दिया। ये वाला पॉइंट हमारा क्या दिखाता है, बताता है ये लिक्विड फेज में है, ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये आपका गैसियस फेज में आ गया। बीच में जो चेंज आया उसको हम डेल्टा एस वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, टेम्परेचर वही रहता है और फेज चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम आपका गैस को उसके फर्दर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, फिर से यहाँ से देखो सीपी dt अपॉन टी से लॉगरिथम का ग्राफ आएगा, लॉगरिथम का ग्राफ तो फिर से एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये बढ़ते बढ़ते एक्सपोनेंशियली कहाँ तक जाएगा, किसी टेम्परेचर टी तक जाएगा। इस कर्व को हम ग्राफ क्या कहते हैं, या इस ग्राफ को या इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ एंट्रोपी ग्राफ बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ और डिफरेंट स्टेट्स के लिए हम कैसे थर्ड लॉ एंट्रोपी निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन ये आ गया।